शादी जो 11 महीने भी ठीक से नहीं चली, लेकिन उसकी वजह से अदालतों में जंग चलती रही पूरे 9 साल तक। एक तरफ पत्नी जिसकी महीने की कमाई गए करीब 1.4 लाख रुपए, और दूसरी तरफ पति जो हर महीने 8 लाख रुपए कमाता है। जी। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी कामकाजी पत्नी को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? और अगर हाँ, तो कितना? 50 लाख रुपए या फिर 7 करोड़ रुपए? आज हम इसी मामले की किरणजोत मेनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल केस की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट की उस असाधारण शक्ति को भी समझेंगे जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 142। अच्छा। ये वो शक्ति है जिससे कोर्ट ने सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, बल्कि दोनों के बीच चल रहे सारे आपराधिक केस भी एक ही झटके में खत्म कर दिए, एक क्लीन स्लेट देने के लिए। तो कहानी शुरू हुई 2015 में शादी से, और 2016 आते आते ही मतलब 1 साल के अंदर ही रिश्ते में दरार आ गई। हाँ, और पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा और क्रूरता के आरोप लगाते हुए आईपीसी के तहत 498 के तहत केस दर्ज करा दिए। और फिर वहां से शुरू हुई 9 साल लंबी एक बहुत ही कड़वी कानूनी लड़ाई। बिल्कुल। और मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब तक तो ये पूरी तरह से उलझ चुका था। देखिए, निचली अदालत ने पति को अंतरिम गुजारे भत्ते के लिए हर महीने 1 लाख रुपए देने को कहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो सालों से कुछ तय ही नहीं हो पा रहा था। यहीं पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पाया कि ये शादी अब किसी भी तरह से सुधर नहीं सकती। सही शब्द है इर्रेट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। मतलब ये रिश्ता टूट चुका है, इसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर इसे कागज पर जिंदा रखने का क्या मतलब है ना? बिल्कुल। और यहीं पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हुआ। कोर्ट ने कहा बहुत हुआ। उन्होंने अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके तुरंत तलाक का आदेश दे दिया। और जो दूसरे केस चल रहे थे उनका क्या? घरेलू हिंसा से लेकर क्रूरता तक सारे लंबित मामले रद्द कर दिए गए। ये कोर्ट का तरीका था ये कहने का कि अब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अच्छा, तो कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके रिश्ते को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद सबसे मुश्किल सवाल आया होगा पैसे का। हाँ, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। गुजारा भत्ता तय करने का कोई सीधा गणित का फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा। कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा केस के सिद्धांतों का हवाला दिया। उसमें साफ कहा गया है कि गुजारा भत्ता सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए होता है जिसकी आदत शादी के दौरान थी। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति से शादी करे तो तलाक के बाद भी उसे वैसी ही शानदार जिंदगी जीने का हक है, भले ही शादी कुछ ही महीने क्यों ना चली हो। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बात सिर्फ शान शौकत की नहीं है। अदालतें अब शादी को एक आर्थिक साझेदारी के रूप में भी देख रही हैं। हाँ, आर्थिक साझेदारी। जी। अगर एक पार्टनर, खासकर पत्नी, अपने करियर को थोड़ा धीमा करती है या उसे नुकसान होता है, तो उसे सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन शैली के नुकसान की भरपाई के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। और इस केस में तो आय का अंतर बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। पति की कमाई पत्नी से 5 गुना ज्यादा थी। ये जो 3.5 का अनुपात है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसी आधार पर पत्नी ने 7 करोड़ रुपए मांगे थे, जो कोर्ट को बहुत ज्यादा लगे। असाधारण रूप से ज्यादा। कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किया। और वहीं पति का 50 लाख रुपए का ऑफर वो कोर्ट को बिल्कुल नाकाफी लगा। तो फिर ये 2 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया कहां से? क्या कोर्ट ने बस एक बीच का रास्ता निकाल लिया? नहीं, अंदाजा बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने जिसे ब्रॉड रूब्रिक या एक मोटा मोटा ढांचा कहा, वो अपनाया। और इसमें क्या क्या देखा गया? इसमें कई चीजें देखी गई। पति की कुल संपत्ति कितनी है, सिर्फ महीने की कमाई नहीं। क्या पत्नी की 1-4 लाख की कमाई से वो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में वही लाइफस्टाइल जी सकती है? क्या उसके पास अपनी कोई और संपत्ति है? अच्छा। ये जो 2 करोड़ की रकम है, ये सिर्फ आज के खर्चों के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए है, ताकि एकमुश्त निपटारे के बाद वो आर्थिक रूप से स्थिर हो सकें। तो इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए 2 बड़े सबक निकलते हैं। जी। पहला तो ये कि एक कामकाजी महिला भी गुजारे भत्ते की हकदार है अगर आय में बहुत बड़ा अंतर हो। बिल्कुल। और दूसरा ये कि कोर्ट संपत्ति का हलफनामा यानी एफिडेविट ऑफ एसेट्स मंगवाती है, तो अपनी सही आय छुपाना लगभग नामुमकिन है। और वकीलों के लिए भी ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे ज्यादा आय के अंतर वाले मामलों में सालों की मुकदमेबाजी को खत्म करने के लिए एकमुश्त निपटारे पर जोर दिया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों का समय और संसाधन
दोनों बचता है। तो इस तरह 9 साल तक चली एक बेहद कड़वी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आखिरकार खत्म हो गई। बिल्कुल। लेकिन ये फैसला अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है ना? क्या? कि जब शादी इतनी कम अवधि की हो, जैसे इस केस में सिर्फ 11 महीने, तो क्या स्थायी गुजारे भत्ते का आधार सिर्फ आय का इतना बड़ा अंतर होना चाहिए, या फिर शादी कितने समय तक चली इस बात को ज्यादा वजन मिलना चाहिए?